हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास, इसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है। यह मेहरौली का लौह स्तंभ है और यह कहाँ है? दिल्ली में है और यह चंद्र नामक शासकों की विजयों का वर्णन है। और इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। आज लगभग 16 साल बीत जाने के बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। इससे गुप्तकाल की उन्नत प्रौद्योगिकी का पता चलता है। गुप्त वंश कुषाणों के बाद आए थे और ये भारत में लगभग 319 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। गुप्त वंश जो था वह 200 वर्षों के से भी अधिक समय तक शासन किए थे। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित करके केंद्र शक्ति को सुदृढ़ किया और गुप्तकाल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था। गुप्ता वंशावली में प्रथम शासक जो थे वो कौन थे? श्रीगुप्त। और द्वितीय शासक थे घटोत्कच। किंतु ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इसीलिए गुप्त वंश के जो सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक जो हैं वह चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि को धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। किसने गुप्त संवत चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनकी रानी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। और इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। तो ये हम देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त महान विजेता था। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को नेपोलियन की उपाधि दी गई है? तो यह थे पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना, यानी इनकी तुलना की गई थी, नेपोलियन से की गई थी। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद उनसे उपहार कर प्राप्त कर मुक्त कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ पर है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। यह एक प्रयाग प्रशस्ति है जिसकी पिक्चर भी यहाँ पर दी हुई है। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि किसने की थी? हरिसेन ने की थी, जो इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र थे और वहीं राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगभग 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा अधिराज की। और समुद्रगुप्त को किससे तुलना की गई थी? नेपोलियन से। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त गद्दी पर बैठे और स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर हुनों ने आक्रमण कर दिया।
हूण मध्य एशिया की क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को पराजित किया और स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक होने वाले प्रहार को रोक नहीं सके, जिसके कारण 6ठी शताब्दी के आरंभ में ही गुप्त वंश का अंत हो गया और बुद्धगुप्त के समय ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया। प्रशासन में देखेंगे तो गुप्त काल में सम्राट जो था वह शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्ति प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नकद वेतन ना देकर उनके स्थान पर उन्हें भूमि दी जाती थी और कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। और गुप्त शासक जो थे वह वैष्णव धर्म अनुयायी थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुण था और गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है, जो कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं और गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। और मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित है। और मूर्तियों का निर्माण जो है वह सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ है। गुप्तकाल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे और गुप्तकाल में ही औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, उसके पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा का निर्माण हुआ था। तो ये हम याद रखेंगे कि अजंता की प्रसिद्ध गुफा किस काल में इनका निर्माण हुआ था? गुप्त काल में। और कहाँ है? यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन किया गया था, जिन्हें भित्ति चित्र कहा जाता था। और इन चित्रों के रंग जो है आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे कि प्रारंभ में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके दरबार में 9 रत्न थे और इन 9 रत्नों में से कालिदास भी एक थे। इन 9 रत्नों में दमकता था विक्रम दरबार, जैसे कि हम देखेंगे वेताल भट्ट, शंकु, वररुचि, वराहमिहिर, अमर सिंह, छपनक, कालिदास, घटकपर और धन्वंतरी, ये इनके 9 रत्न थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम और इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। तो हम ये देखेंगे कालिदास की कौन सी प्रमुख रचनाएं थी? अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, कुमार संभवम। और इसी काल में मृच्छकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक, जो कि एक प्रसिद्ध नाटक था। और मुद्रा राक्षस भी एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसको किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। इसी काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई, जिसमें लिखी गई कहानी बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देता है। तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र भी इसी काल में लिखी गई थी। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया और गुप्तकाल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई और इसी काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य का चक्कर लगाती है। उनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है, जो हम ये भली भांति जानते हैं।
मेहरौली का लौह स्तंभ जैसा कि हमने पहले पढ़ा, यह गुप्त काल का वैज्ञानिक प्रगति का एक बिजोड़ नमूना है। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे और वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है, और आज हम इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कहते हैं। तो वराहमिहिर को ही द फर्स्ट स्पीकर ऑफ ग्रेविटी माना जाता है। विदेशी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आए थे और उन्होंने उनके बारे में क्या लिखा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था, देश में शांति थी, राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। फाहियान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा और उन्होंने यह देखा कि चिकित्सालय में रोगियों को मुफ्त दवा व भोजन देने की व्यवस्था थी। गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे और वे अहिंसक और सत्यवादी थे। गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश प्रसिद्ध हुआ और वर्धन वंश ने अपनी राजधानी थानेश्वर में, जो कि वर्तमान अंबाला ज़िले में है, और इस वंश का प्रथम जो शासक था वह कौन था? प्रभाकर वर्धन। इन्होंने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था और प्रभाकर वर्धन जो थे उनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा पुत्री राजश्री थी। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और हर्ष की प्रारंभिक राजधानी जो थी वह कहाँ थी? थानेश्वर थी, लेकिन बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो हम ये याद रखेंगे कि हर्षवर्धन ने अपनी प्रारंभिक राजधानी जो थी वह कहाँ बनाई थी? थानेश्वर में, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में शिफ्ट कर ली थी। और हर्षवर्धन जो थे वह स्वयं ही बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने 3 नाटकों को इनकी रचना की थी। वह कौन कौन से प्रसिद्ध नाटक थे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये हम याद रखेंगे कि हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित लिखा। तो हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट, जो कि हर्ष के दरबारी में कवि थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके शासनकाल में आए और ह्वेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। तो ये हम याद रखेंगे, ह्वेनसांग जो था वह किसके कार्यकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। और हर्षवर्धन एक प्रजापालक और उदार शासक थे, जैसा कि उन्होंने ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा था। उन्होंने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी और हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे प्रांतों, जिलों तथा ग्रामों में विभाजित किए। उनके शासन में अपराध कम होते थे। हर्ष का जो लगाव था वह किस धर्म से था? बौद्ध धर्म से। और उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्मसभा बुलाई और वह बहुत दानी भी थे। वह हर 5 साल में प्रयाग के मेले में अपनी 5 वर्ष की संचित संपत्ति का दान करते थे। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो हर्ष के राज्य में था, और ह्वेनसांग जो उस समय भारत आया था उसने नालंदा विश्वविद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण की और शिक्षण का कार्य भी किया। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद हम राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे और राजपूत राजवंशों का उदय कब से हुआ था? 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें प्रतिहार, चौहान,
परमार, गढ़वाल, चंदेल राजवंश प्रमुख थे। और राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। अब हम एक एक करके इन राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। और यह राजपूत जो थे वह धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग थे और ना उसके बाद ये राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गए। सबसे पहले हम प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और प्रतिहार वंश को ही गुज्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। प्रतिहार वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो था वह कौन था? नागभट्ट प्रथम। तो ये हम याद रखेंगे कि प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? नागभट्ट प्रथम। और इन्होंने ही प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया था। साथ ही साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से इन्होंने रोक दिया। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल ने उनके दरबारी जो रचनाकार थे वो कौन थे? राजशेखर, जो वहाँ निवास करते थे। इसके बाद गढ़वाल वंश, जिनकी राजधानी कन्नौज में थी। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और गढ़वालों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जबकि काशी उनकी दूसरी राजधानी थी। इस वंश के शासक गोविंद चंद ने अपने तुर्क आक्रमण को विफल कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था और जिसे मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद चौहान वंश, जिसको हम चहमान वंश कहते हैं, ये इनकी स्थापना हुई। और इनकी चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। प्रारंभ में ये अजमेर से शासन करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई थी। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और किस युद्ध में किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में। चंदेल वंश, जो कि बुंदेलखंड में थे, और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राजपूत चंदेल शासकों ने करवाया था। इसके बाद परमार वंश, जिनकी राजधानी मालवा में थी, परमार वंश की स्थापना किसने करवाया था? उपेंद्र ने। और परमार वंश के प्रमुख शासक जो थे मूंज तथा राजा भोज थे। तो राजा भोज थे। और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जीत लिया था। तो मालवा 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था और उस समय गंगदेव चंदेल वंश के अंतिम शासक थे। अब हम इसके बाद पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका बंगाल था। गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की और गोपाल के बाद उनका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया और बंगाल में सेन वंश सत्ता में आया। और पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल था। इसके बाद इनकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि राजपूत कालीन समाज में सामंती व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो सामंती व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? राजपूत कालीन समाज से। और जिसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। गांव में ग्राम पंचायत होती थी और ग्राम पंचायत पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। मौर्य के समय में उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी। अब हम राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि उस काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग मुख्य थे। राजपूत में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे आन बान की सोच विकसित हुई।
ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। बाल विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी दिया जाता था। इस समय वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी और लोगों की मानसिक सोच जो थी वो भी बहुत संकुचित थी। अब हम इन कला के बारे में पढ़ेंगे कि राजपूत शासकों ने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्गा राजभवन तथा मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसा कि भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, जिसको उत्तरी भारत के राजाओं ने निर्माण करवाया था। चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित कई मंदिर बनवाए, जिसमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर अपनी बनावट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये सभी मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थर से बने थे और इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में है, गंग वंश के नरसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो इसको किसने बनवाया था? नरसिम्हा प्रथम ने, और यह गंग वंश का शासक था। यह मंदिर एक रथ का आकार है और जिसमें 12 पहिए तथा 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। मंदिर का व्यय चलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि दान में देते थे। इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि यह धन धान्य से परिपूर्ण थे। राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी, जिनमें नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी प्रमुख शैक्षिक केंद्र थे। और इसी काल में नाटक, काव्य एवं ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि राजशेखर की बाल रामायण, भारवी का किराता अर्जुनियम, माघ का शिशुपाल वध, जो कि एक नाटक था, कल्हन की राजतरंगिणी, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ था, जयदेव का गीत गोविंद, जो कि एक काव्य था, संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसी काल में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि में भी ग्रंथ लिखे गए। उदाहरण के लिए चंदबर दाई की पृथ्वीराज रासो का वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया है। मोटे तौर पर अब हम इनके मंदिर निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी 2 शैलियाँ थीं, जो कि पहली थी उत्तर भारतीय और दूसरी थी दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय शैली को नागर और दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ कहते थे, और इनमें काफ़ी अंतर भी होता था, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। और भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में होता था, जैसा कि हम देख सकते हैं। इनके जो शिखर थे उनके आकार के इनमें यहाँ भेद था, अंतर था। उत्तर भारतीय शिखर की आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था और मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था, जैसे कि उदाहरण के लिए लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर में है। दक्षिण भारतीय शिखर जो है वह पिरामिड की तरह दिखते थे, जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटा तथा गोलाकार हो जाता था, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का बहुत मुख्य स्थान था, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में स्तंभों का सर्वदा ही अभाव रहता था। मंदिरों को बनाने के लिए कारीगर पत्थर को जमाने के लिए चूने व गारे का इस्तेमाल नहीं करते थे, और इस विधि के बगैर ही वे बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक चढ़ाते जाते थे, जिससे वह वर्षों तक टिके रहे, और ये पत्थर एक दूसरे के भार से ही सैकड़ों साल तक टिके हुए हैं। अब हम सामंत सेन, जिन्होंने सेन वंश की स्थापना की थी, ये हम पढ़ेंगे, और इनमें बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन और इस वंश के अंतिम अन्य प्रमुख शासक थे।
सेन शासनकाल में ही संस्कृत साहित्य का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था और सेन काल में ही जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की थी। तो गीत गोविंद इसकी रचयिता कौन है? जयदेव है। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अशोक के अभिलेख तथा संगम साहित्य से प्राप्त होती है। और संगम साहित्य में ही हमें दक्षिण के 3 राज्यों चेर, चोल तथा पांडव राज्यों का वर्णन मिलता है। विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो हमारे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी करती है। और विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजा आकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है और कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश का उदय हुआ और इन राज्यों में न केवल दक्षिण भारत अपितु उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया और इन्हीं राज्यों ने कला और साहित्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया। तो दक्षिण भारतीय शासक जो थे उनकी मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया और सबसे पहले जिसमें थे राष्ट्रकूट वंश, जिनकी राजधानी मानेखेट थी। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंती दुर्ग था। इन्होंने अपनी राजधानी मानेखेट को बनाया जो कि आधुनिक सोलापुर महाराष्ट्र के निकट थी। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम आए और कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण था उसको किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था और ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। उसके बाद चालुक्य वंश जिनकी राजधानी वातापी थी, उसके संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। और वातापी का आधुनिक नाम जो है वह बादामी है, जो कि कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। इसी वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था और चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो चालुक्य शासकों ने सबसे प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का भी निर्माण करवाया था जो कि वातापी में है। पल्लव वंश जिनकी राजधानी कांची थी, इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे और उस समय उन्होंने कांची को राजधानी बनाया, किंतु और यह कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और राज सिंह आदि शासक हुए। पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया। तो महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। और यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। चोल वंश जिनकी राजधानी तंजौर है और इनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अशोक के शिलालेख में मिलता है। 2री शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत ही राज्यों को जीता था और 8वीं शताब्दी में विजयालय से पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। तो विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया था और इन्होंने ही तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य विस्तार किया था, जैसे कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम जो थे उन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? राजेंद्र प्रथम ने। शासन व्यवस्था अगर हम देखेंगे तो दक्षिण भारत के राज्यों के शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए
मंत्री तथा कर्मचारी होते थे और इन मंत्रियों और कर्मचारी की नियुक्ति राजा स्वयं करते थे। चोलों की शासन प्रणाली जो थी वह बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी और समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहा जाता था। प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु और गांव को कुर्रम कहा जाता था और कुर्रमवासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती हुई पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और इनमें दो वर्ग, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण थे। दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे लेकिन वे अन्य धर्म के प्रति भी उदार थे, जैसे कि वे बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण हेतु भी दान दिया करते थे और समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की और शंकराचार्य ने उसी समय आत्मा और परमात्मा को क्या बताया था? एक बताया था। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया और दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए थे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था अभी कि इनके जो शिखर थे वह आयतकार, ऊंचे और कई मंजिलों के होते थे और इनके मंदिरों की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं निर्मित हुए थे और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया। तो ये हम याद रखेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल राजाओं ने कराया था और यह 14 ऊंचा मंजिल था। इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी और इस मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर में, धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। दक्षिण भारत के राजा शिक्षा व साहित्य के प्रेमी थे। दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषा जैसे कि कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई और पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम जो कि पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन केंद्र भी थे। महान संस्कृत कवि दंडी जो कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में थे। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में कौन से कवि हुआ करते थे? कवि दंडी। और कंबन द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय थी। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता है। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम, मिस्र के साथ, दूसरी ओर मलयद्वीप के साथ इनका व्यापार होता था और वहाँ से वह चीन के साथ भी व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? महाबलीपुरम था, जो कि सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदी की तटीय इलाकों में धान व गन्ना की उपज होती थी और चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत ही बड़ी सेना थी और जिनकी सहायता से उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलय तथा मलय द्वीप समूह में अनेक संपर्क बनाए। कंबोज जो कि कंबोडिया, इंडोनेशिया और चंपा जिसके शासक शैव थे, उन्होंने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है और इंडोनेशिया भाषा में आज कई संस्कृत शब्द भी हैं। अंकोर वाट का मंदिर यह कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है और संसार का सबसे विशाल जो मंदिर था वह बौद्ध मंदिर जिसको हम कहते हैं वह भारत में नहीं बल्कि कहाँ है? बोरोबुदुर में है और यह मंदिर विश्व की धरोहर है और
इन मंदिर की दीवारों, अंकोर वाट का जो मंदिर था उसकी दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानी उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। चलिए, आज हमने इसका हिस्ट्री हमने पढ़ लिया, एंशंट हिस्ट्री। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।